नमस्कार दोस्तों, शौर्य क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है जतिन। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी गद्य की पाठ योजना के बारे में कि हिंदी गद्य की पाठ योजना कैसे बनाई जाती है। और आज की वीडियो का हमारा जो प्रकरण है वो हमने लिया है एनसीईआरटी वसंत भाग 3 यानी कक्षा 8वीं की पाठ्य पुस्तक से। प्रकरण का नाम है बस की यात्रा। जब भी हम कोई हिंदी गद्य की पाठ योजना लिखते हैं तो उसमें सबसे पहले कुछ सामान्य चीज़ें लिखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, जिन्हें सामान्य प्रविष्टियाँ कहा जाता है। जैसे कि विद्यालय का नाम क्या है जहाँ पर आप पढ़ा रहे हैं, कक्षा कौन सी है, वर्ग क्या है, कक्षा हमारी 8वीं है आज, ठीक है, वर्ग हमने यहाँ पे ब लिया है। दिनांक कौन सी है, जिस भी दिन हम पाठ योजना प्रस्तुत करेंगे तो उस दिन की यहाँ पर दिनांक डालेंगे, डेट डालेंगे। फिर दिन क्या है और विषय क्या है। विषय यहाँ पर हमने लिया हिंदी गद्य, ठीक है, क्योंकि ये गद्य की पाठ योजना है तो हिंदी गद्य लिखेंगे। कालांश क्या है वो अपने अनुसार लिखेंगे। प्रकरण लिखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रकरण है हमारा बस की यात्रा और अवधि कितनी है कक्षा की, और जो भी छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिकाएं हैं वो अपना नाम और अनुक्रमांक भी लिखेंगे। तो दोस्तों, हिंदी गद्य की पाठ योजना में सबसे पहला सोपान आता है सामान्य उद्देश्य का। सामान्य उद्देश्य के अंतर्गत हमें भाषा से संबंधित कुछ चीज़ें लिखनी बहुत ज़्यादा जरूरी होती हैं, जैसे कि छात्रों में मातृभाषा के प्रति रुचि उत्पन्न करना और उनमें शब्द भंडार की वृद्धि करना। फिर है छात्रों में पठन वाचन यानी उच्चारण श्रवण तथा लेखन कौशल का विकास करना, और उसके बाद भाव व्यक्ति की विविध शैलियों से परिचित कराना और अभिव्यंजना शक्ति को बढ़ाना। फिर है लेखक के भाव अनुसार पाठ को समझने की योग्यता में वृद्धि करना। और पांचवा यहाँ पर हम लिखते हैं कि विश्लेषणात्मक या रचनात्मक शक्तियों का विकास करना, ठीक है। उसके बाद आता है अनुदेशनात्मक उद्देश्यों का सोपान। जो अनुदेशनात्मक उद्देश्य होते हैं वो हमारे प्रकरण से संबंधित होते हैं, जैसे कि छात्रों को बस और अन्य परिवहन साधनों की यात्रा का अनुभव हो सकेगा। यानी जब आप इस पाठ को पढ़ाएंगे तो बच्चों को यह अनुभव होगा कि बस की यात्रा किस प्रकार से होती है, या उन्होंने कोई अन्य परिवहन का यात्रा किया हुआ है तो उनको उसका अनुभव महसूस होगा। छात्र बस की संरचना एवं उसके विभिन्न हिस्सों यानी भागों के बारे में जान सकेंगे कि जो बस होती है इनमें कौन कौन से भाग होते हैं, बस की संरचना कैसी होती है। क्या पता हो सकता है कोई छात्र ऐसा भी हो जिसने अभी तक बस ही ना देखी हो या बस की यात्रा ना की हो। उसके बाद है लेखक के अनुसार पाठ को समझने की योग्यता में वृद्धि करना, कि एक लेखक के अनुसार जो उसने लेखक है उसने जो पाठ लिखा है तो उसके अनुसार क्या पाठ को समझ पा रहे हैं, तो इसका भी यहाँ पर उद्देश्य यहाँ पर लिखेंगे। फिर है लेखक के व्यंग्य भाव को समझने की योग्यता में वृद्धि करना, कि लेखक ने अगर कोई व्यंग्य किया है तो वो किस प्रकार से है, कहीं हम उसका गलत अर्थ तो नहीं ले रहे हैं, तो उसको भी यहाँ पर समझाना चाहिए। अनुदेशनात्मक उद्देश्य के बाद आता है सहायक सामग्री का सोपान। इसमें हमें पढ़ाने से संबंधित जो भी चीज़ों की आवश्यकता होती है उसको यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे पाठ्य पुस्तक, लपेट श्यामपट्ट, चौक और संकेतिका। इसके अतिरिक्त अगर आप किसी फ्लैश कार्ड या चार्ट का प्रयोग कर रहे हैं तो वो भी यहाँ पर लिखेंगे। साथ ही जो लोग या जो छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका ऑनलाइन माध्यम से टीचिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वो इसमें अपना जैसे गूगल मीट या जूम ऐप जिससे भी वो पढ़ा रहे हैं तो उसको भी यहाँ पर लिख सकते हैं, यानी ऑनलाइन माध्यम। दोस्तों, सहायक सामग्री के बाद आता है पूर्व ज्ञान का सोपान। इसमें जो छात्रों का पूर्व ज्ञान है, यानी अभी इस पाठ को पढ़ने से पहले बच्चों का पूर्व ज्ञान क्या होगा, कि इससे पहले बच्चों को किस विषय के बारे में ज्ञान होगा उसको यहाँ पर लिखते हैं। जैसे कि सभी छात्र बस की यात्रा और उसकी संरचना से सामान्य रूप से परिचित है, यानी कुछ मतलब हो सकता है एक दो छात्र परिचित ना हो, लेकिन ज़्यादातर जो संख्या हो सकती है उसको हम यहाँ पर लिखते हैं कि सभी छात्र बस की यात्रा, यानी सभी लोग अभी 8वीं कक्षा तक तो सभी लोग बस की यात्रा कर ही चुके होते हैं, या उसकी संरचना सभी जानते हैं कि एक बस कैसी दिखती है, तो उसको यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद आता है प्रस्तावना का सोपान, और प्रस्तावना का सोपान बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि यहीं से ही आपकी जो पाठ योजना है उसका प्रस्तुतिकरण शुरू होता है, जब आप कक्षा में इसको प्रस्तुत करते हैं। और ध्यान रहे कि जो प्रस्तावना के प्रश्न है वो ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 5 होने चाहिए, यानी 3 या 5। और ध्यान रहे कि जो प्रश्न है वो एक दूसरे से जुड़े होने चाहिए जिगजैग फॉर्म में, यानी कि जो पहला प्रश्न होगा उसका जो आंसर आएगा उस आंसर से ही दूसरा प्रश्न बनेगा, और दूसरे प्रश्न के आंसर से तीसरा प्रश्न। और ध्यान रहे कि जो अंतिम प्रश्न है, आखिरी प्रश्न है, वो समस्यात्मक होना चाहिए। प्रस्तावना के बाद है उद्देश्य कथन का सोपान। इसमें छात्र अध्यापक के छात्र अध्यापिका उद्देश्य कथन करेंगे कि बच्चों, आज हम लेखक हरिशंकर परसाई द्वारा लिखित व्यंग्य यानी बस की यात्रा कहानी जो गद्य है उसको पढ़ेंगे, ठीक है। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। उसके बाद है प्रस्तुतिकरण का सोपान। इसमें छात्र अध्यापक सभी छात्रों को पाठ्य पुस्तक खोलने का निर्देश देंगे। प्रस्तुतिकरण के बाद आता है आदर्श वाचन का सोपान। आदर्श वाचन के सोपान में छात्र अध्यापक की छात्र अध्यापिका विराम आदि चिन्हों का प्रयोग करते हुए उचित स्वर में गद्यांश का वाचन करते हैं, यानी जितना भी गद्यांश आपने लिया है आज के कक्षा में पढ़ाने के लिए तो उसका आप आदर्श वाचन करेंगे, यानी जो स्वर के साथ जो भी भाव है उसके अनुसार आप उसका वाचन करते हैं।
आदर्श वाचन के सोपान के बाद आता है अनुकरण वाचन का सोपान। इसमें छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका कुछ छात्रों से पाठ का अनुकरण वाचन कराते हैं और निर्दिष्ट छात्र अनुकरण वाचन करते हैं। फिर आता है अशुद्धि संशोधन का सोपान। अशुद्धि संशोधन के सोपान में जो छात्र अशुद्धि करते हैं, यानी अनुकरण वाचन के समय जो अशुद्धियां यानी गलतियां करते हैं, गलत शब्दों का उच्चारण कर देते हैं, तो छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका उसको श्यामपट्ट पर लिख देते हैं और इस सोपान के अंतर्गत उनका शुद्ध उच्चारण कराते हैं और उनकी शुद्धियों का संशोधन भी करते हैं कि इस तरीके से शब्द को उच्चारित किया जाता है। उसके बाद आता है काठिन्य निवारण का सोपान। इसमें शब्दार्थ और वाक्यार्थ इसका प्रयोग किया जाता है, जिसमें छात्र अध्यापक पठित गद्यांश में आए कठिन शब्दों, वाक्यों या मुहावरों आदि का विभिन्न तरीकों से व्याख्या करते हैं और शब्दों का अर्थ भी बताते हैं। काठिन्य निवारण के बाद आता है अध्यापक कथन का सोपान। इसमें छात्र अध्यापक पठित गद्यांश के मुख्य अंशों को सरल भाषा में प्रस्तुत करते हैं। यानी इसमें क्या है कि जो पाठ का भाव है, लेखक क्या कहना चाह रहा है, लेखक ने क्या व्यंग्य किया है, उसको यहाँ पर सरल भाषा में यानी सरल शब्दों में छात्र अध्यापक प्रस्तुत करते हैं। फिर आता है पाठ बोध के प्रश्नों का सोपान। इसमें क्या होता है कि जो छात्र अध्यापक है वो ज्ञान, तर्क और चिंतन पर आधारित कुछ प्रश्न पूछते हैं, यानी 2 से 3 प्रश्न हो सकते हैं जो पाठ से संबंधित तो होते हैं, जो साथ ही ज्ञान, तर्क और चिंतन पर संबंधित होते हैं कि बच्चों का तर्क क्षमता और चिंतन क्षमता विकसित हो सके। इसके बाद आता है मौन वाचन का सोपान। इसमें छात्र अध्यापक सभी छात्रों को मौन वाचन करने का निर्देश देते हैं और सभी छात्र मौन होकर पाठ का वाचन करते हैं। फिर आता है सारांश कथन का सोपान। छात्र अध्यापक संक्षेप में पाठ का सारांश कथन करते हैं, यानी कि पाठ का जो सारांश है कि इस पाठ से क्या सीखने को मिलता है, इस पाठ का उद्देश्य क्या था, लेखक ने किन बातों को कहा है और किन बातों को हमें समझना है, उन सबको सारांश में छात्र अध्यापक इसको बताते हैं। सारांश कथन के बाद आता है पुनरावृत्त्यात्मक प्रश्नों का सोपान। इसमें छात्र अध्यापक पठित गद्यांश की पुनरावृत्ति के लिए कला पक्ष में सौंदर्यानुभूति से संबंधित कुछ प्रश्न पूछते हैं, जैसे कि इसमें 2 से 3 प्रश्न ले सकते हैं जो कि पाठ की पुनरावृत्ति के लिए होते हैं। इसके बाद आता है कक्षा कार्य का सोपान। इसमें यदि आपके पास समय बचता है तो आप कक्षा कार्य के लिए भी बच्चों को 2 से 3 प्रश्न दे सकते हैं, जैसे इस प्रकार आप देख रहे हैं यहाँ पर उनके अभ्यास से संबंधित होता है कि जो छात्र हैं वो थोड़ा एक्टिव रहें, ठीक है, और वो थोड़ा अभ्यास कर सकें कि पाठ से उन्होंने क्या क्या सीखा है, वो उनको समझ आया है कि नहीं, इस तरीके से। और फिर आता है गृह कार्य का सोपान। इसमें आप पाठ से संबंधित जो भी प्रश्न आपको लगता है कि बच्चों के स्तर के अनुसार ये प्रश्न सही रहेगा, वो आप गृह कार्य के लिए उनको दे सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर दिया है सभी छात्र बस या अन्य यात्रा का स्वानुभव अपने शब्दों में लिखकर लाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, जिससे कि जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है उन तक ये पहुँच सके। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। धन्यवाद।